अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ। जब भी भारत स्वतंत्र होने के कगार पर था, उस समय में चाइना में कुओमिंतांग पार्टी की सरकार थी और चियांग काई शेक वहां के नेता थे। एक बार उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति से भारत की पैरवी करते हुए कहा था कि ब्रिटेन पर आप दबाव डालें कि वो भारत को स्वतंत्रता दे दे। ऐसे में जो उस समय भारत के मुख्य लीडर थे, उनकी सिंपैथी चीन के प्रति थी। 1949 में चीन में व्यापक गृहयुद्ध हुआ और माओ के नेतृत्व में जो वहां विद्रोही तबका था, जिसको लीड माओ कर रहे थे, उन्होंने कुओमिंतांग पार्टी को वहां के सत्ता से बेदखल कर दिया और चियांग काई शेक चीन से भागकर ताइवान पहुंच गए और वहां से उन्होंने चीनी गणराज्य के चलाने की घोषणा की। ऐसे स्थिति में अमेरिका सहित पश्चिमी अधिकांश शक्तियों ने चीन के माओ सरकार को शुरू में मान्यता नहीं दी, किंतु भारत ने उन्हें मान्यता भी दी और जो राजदूत पहले से पेकिंग में रह रहे थे, पेकिंग वही आज का बीजिंग, उसको वहां रहने दिया। मतलब कि उन्होंने निरंतरता कायम रखी और भारत अग्रणी देशों में रहा जिसने चीन के नए रेजिम को मान्यता दी। उसी समय में यूएनओ में चीन के अस्थायी मेंबरशिप की भी बात आई, चूंकि वो पहले के चाइना को मिला हुआ था और अब वो चियांग काई शेक के नेतृत्व वाले जो हुक्मरान थे पुराने चाइना के, वे ताइवान चले गए थे। ऐसे में प्रश्न उठा कि किस चाइना को यूएनओ की अस्थायी सदस्यता के रूप में मान्यता मिली। माओ के नेतृत्व वाले जो चाइना थी उसने दावा किया और भारत ने इसका समर्थन किया। इस परिस्थिति में हम आगे के घटनाओं को देखेंगे। 1950 ईस्वी में तिब्बत पर चीन का हमला हुआ और चीन ने तिब्बत को मिला लिया। इस घटना पर भारत में दो तरह के रिएक्शन हुए। नेहरू इसे चीन का आंतरिक मामला मानते थे और उनका मानना था कि भारत अभी तुरंत स्वतंत्र हुआ है, ऐसे में किसी दूसरे देश के मामले में उलझना ठीक नहीं। जबकि पटेल चीन को शंका की नजर से देखते थे और उनका मानना था कि भारत तिब्बत का पक्ष ले और चीन के प्रति सावधान रहे। लेकिन 1950 में ही पटेल का निधन हो गया और यह विवाद ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। अब प्रश्न उठता है कि चीन के नजदीक नेहरू क्यों गए। एक तो भावना ये थी कि दोनों साम्राज्यवादी शक्तियों के सताए हुए थे। भारत तो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ही था, लेकिन चीन पर भी अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। दूसरा, चीन के साथ भारत के प्राचीन आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध। हम सभी लोगों को मालूम है कि बौद्ध धर्म भारत में ही शुरू हुआ था और उसके बाद वो चीन सहित एशिया के अन्य देशों में फैला था। इसके साथ साथ नेहरू ये भी सोचते थे कि एशिया के दो शक्ति अगर आपस में मेलजोल से रहेंगे तो जो दो ध्रुवीय विश्व उस समय में अमेरिका और रूस के नेतृत्व में बना हुआ था, उससे वे अपनी रक्षा भी कर सकते। और एक बात और जो चीन के नजदीक इन्हें ले जा रही थी, वह था अमेरिका का पाकिस्तान के नजदीक आना। फिर प्रश्न उठता है कि चीन भारत के नजदीक क्यों आया। चीन विचारधारा के रूप में नेहरू को अपने नजदीक पाता था, क्योंकि चीन नेहरू में एक समाजवादी छवि दिखता था। 1951 में भारत में जो प्रथम योजना गठित हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसका दृष्टिकोण सामाजिक था। उसमें कृषि, किसान और ग्रामीण क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया गया था। इसके साथ साथ चीन भारत की गुटनिरपेक्ष नीति से भी प्रभावित था। अब हम देखते हैं कि 1954 में नेहरू ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया, लेकिन चीन के जो उस समय के हुक्मरान थे उनको कहा कि वो तिब्बत के स्वायत्तता का मान रखे और उस समय में चीनी नेता ने इसका आश्वासन भी दिया। फिर हम देखते हैं कि 1954 में भारत चीन के बीच सहअस्तित्व शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए पंचशील जैसा एक समझौता हुआ। यह चरम समय था भारत और चीन के सौहार्दपूर्ण संबंध का। 1954 में चीन ने सीमा संबंधी किसी मसले को नहीं उठाया था। इसके उलट नेहरू ने डिमार्केशन की बात कही, सीमा की, और इसका कोई रिएक्शन भी
चीन से नहीं आया। पन में चाओ एन लाई भारत की यात्रा पर आए, उनका भव्य स्वागत किया गया। सभी जगह हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। परिस्थिति बदली 1957 से। इधर तिब्बत में चीनियों के अन्यायपूर्ण रवैये और काफी संख्या में चीनी जनसंख्या के वहां बस जाने से वहां के युवाओं में काफी आक्रोश था और खम्पाओ के नेतृत्व में वहां विद्रोह हो रहा था। इस विद्रोह को दबाने के लिए चीनियों ने सिकियांग से तिब्बत के बीच में अक्साई चीन से सड़क निर्माण किया और इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। उस समय इस तरह के संचार के भी साधन नहीं थे कि ऐसे चीज की जानकारी आसानी से मिल सके। 1957 में यह सड़क बनकर तैयार हो गया और जब चाइना ने उस समय अपना मैप जारी किया तो इस सड़क को उसने अपने हिस्सा में दिखाया। विवाद की शुरुआत यहां से हुई।